सुबोध, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उनका डायबिटीज भी बढ़ गया है। मैं थोड़े दिन मायके रहने चली जाती हूँ ताकि माँ को कुछ दिन संभाल पाऊँ। यहाँ बच्चों को सुनैना देख लेगी। माँ वहाँ अकेली है, मुझे जल्दी जाना होगा। माया ने पति सुबोध से कहा। सुबोध बोला, माया, तुम्हारी माँ की तबीयत आए दिन खराब रहने लगी है। तुम कितनी बार सुनैना के जिम्मे बच्चों को छोड़कर जाओगी। इस बार तो माँ भी गुस्सा होंगी और तुम तो जानती हो, माँ गुस्सा हो गई तो फिर उन्हें मनाना आसान नहीं है। पिछली बार भी जब तुम अपनी माँ की देखभाल के लिए मायके गई थी तो माँ ने बहुत गुस्सा किया था। वे कह रही थी कि सुनैना माया की देवरानी है, भला वो बार बार माया के बच्चों को क्यों संभालेगी। माया की माँ की अब उम्र हो चली है तो उनका बीमार रहना लाजमी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू बार बार उसकी माँ की देखभाल के लिए मायके चली जाए। माया की माँ को अपने लिए एक आया रख लेनी चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। ये मुंह उठा बार बार बेटी को बुलाना उन्हें शोभा नहीं देता। क्या वे नहीं जानती कि उनकी बेटी का अपना भी घर परिवार है। बेटियां कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। अब बहू का घर यही है, मगर उसे यहाँ से ज्यादा अपने मायके की परवाह है। माया, तुम्हारी वजह से घर में बवाल हो, मैं ये नहीं चाहता। और तुम्हारे जाने से मेरी दिनचर्या भी खराब होती है। सो अलग, तुम्हें ससुराल की जिम्मेदारियां समझनी होंगी। तुम्हारी माँ की वजह से तुम हम लोगों के प्रति अपना फर्ज कैसे भूल सकती हो। माया बोली, सुबोध, तुम तो जानते हो मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर ऐसे समय में भी मैं माँ के पास नहीं जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा। और मैंने ससुराल की जिम्मेदारी कब नहीं निभाई है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। जब मेरे पापा जिंदा थे तब तो साल में सिर्फ एक बार ही मायके जाती थी मैं, मगर जब से पापा का निधन हुआ है माँ अकेली पड़ गई है। क्या उनके प्रति मेरा कोई फर्ज नहीं। यहाँ तो तुम 2 भाई और हम 2 बहुएं हैं तुम्हारे माता पिता के लिए, मगर मेरी माँ के पास तो सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहते हुए माया रो पड़ी। माया अपने पिता शिवदयाल जी और माँ दमयंती जी की एकलौती संतान थी। शिवदयाल जी का हार्ट अटैक आने की वजह से अभी 6 महीने पहले ही निधन हो गया था। शिवदयाल जी के जाने के बाद दमयंती जी घर में अकेली रह गई थी। शिवदयाल जी थे तो दमयंती जी की देखभाल कर लिया करते थे, मगर शिवदयाल जी के परलोक सिधारने के बाद दमयंती जी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। माया हर महीने मायके आती और माँ के पास 4-5 दिन गुजार कर जाती ताकि माँ की देखभाल भी कर सके और माँ का अकेलापन भी कुछ दूर हो। माँ भी तो बेटी को देखकर खुश हो जाया करती थी। पूरे दिन बुझी बुझी सी रहने वाली दमयंती जी का चेहरा माया को देखकर खिल उठता। पिछले महीने जब माया मायके गई थी तो दमयंती जी माया से बोली, बेटा, तेरी सास कहीं तेरे बार बार मायके आने से नाराज ना हो जाए। तू मेरी वजह से परेशान मत हुआ कर और यूं हर महीने मायके मत आया कर। अब ये बची कुची जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तेरा भरा पूरा परिवार है, तेरी ससुराल की जिम्मेदारियां मैं भली भांति जानती हूँ। तू मेरे पीछे वक्त ना बर्बाद कर। कल को कहीं तुझे मेरी वजह से ससुराल में कुछ सुनना ना पड़ जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए। माया बोली, माँ, ससुराल में जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मायके का फर्ज भूल जाऊं। आपने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं मेरा परिवार बखूबी संभाल पाती हूँ। आप मेरी जन्मदाता हो माँ, आप तो मेरे लिए सर्वोपरि हो। और अब जब बुढ़ापे में आपको मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है तब मैं अपने फर्ज से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ। दमयंती जी ने भी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे और वे भी भली भांति जानती थी कि अब इस उम्र में माया ही उनका सहारा है। आज फोन पर दमयंती जी की आवाज भी बराबर नहीं निकल पा रही थी, उन्हें चक्कर आ रहे थे। माया हर रोज सुबह और शाम एक फोन अपनी माँ को करती थी ताकि माँ का हालचाल जान सके, लेकिन आज दमयंती जी जब फोन पर बराबर उत्तर नहीं दे पाई तो माया समझ गई कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वो मायके जाना चाहती थी। मगर हर बार अपने बच्चों को छोड़कर जाने से पहले उसे अपनी देवरानी सुनैना को सब कुछ बताना होता था और सास कौशल्या जी और पति सुबोध से मायके जाने की अनुमति भी लेनी होती थी। आज भी जब माया ने देवरानी सुनैना को माँ की तबीयत के बारे में बताया तो सुनैना बोली, भाभी, आप बेफिक्र होकर जाओ, आपकी माँ वहाँ अकेली है। यहाँ तो मैं और माँ जी दोनों हैं और बच्चों को भी मैं संभाल लूंगी। ऐसे वक्त में घर के लोग ही तो काम आते हैं। सुनैना के ये शब्द हर बार माया को तसल्ली दे जाते और वो घर परिवार की चिंता छोड़ मायके जा पाती थी। सास कौशल्या जी से माया को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। कौशल्या जी तो पिछली बार भी माया के मायके जाने के नाम पर तुनक्कर बोली थी, बहू, मायके में माँ के मुंह में यहाँ पति और अपने ससुराल वालों को भूल मत जाना। तुम्हें ही बार बार मायके जाना शोभा नहीं देता।
और माया के मायके जाने के बाद कौशल्या जी ने सुबोध को माया के लिए 10 बातें सुना दी थी और उसको माया के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि सुबोध भी अब की बार माया को मायके जाने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि इस बार माया को मायके जाने में डर लग रहा था, लेकिन रह रहकर माया को अपनी माँ की याद आ रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माया ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सास कौशल्या जी से बात करने का सोचा। वो कौशल्या जी के पास आई और बोली, माँ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, ऐसे में वो अकेली कैसे सब कुछ मैनेज करेंगी, तो मैं माँ के पास हो आती हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊंगी। आज तो माँ के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, माँ जी मुझे जल्दी जाना होगा, वरना ना जाने माँ का क्या होगा। कौशल्या जी को ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया। वो झुंझलाते हुए बोली, तुम दोनों माँ बेटी ने हर महीने का ड्रामा लगा रखा है। हर महीने तुम्हारी माँ कैसे बीमार पड़ जाती है बहू, हर महीने बेटी को बुलाने का अच्छा बहाना खोजा है। कहीं मायके जाकर आराम करने का ये नया तरीका तो नहीं ढूंढ लिया तुमने बहू। माया ये सुनकर रोते हुए बोली, माँ जी मेरी माँ क्यों नाटक करेगी और मैं काम से बचने के लिए ऐसा बहाना क्यों बनाऊंगी। आप तो अच्छे से जानती हैं मैं कभी काम से जी नहीं चुराती। आप एक काम बोलती हैं तो मैं 10 काम कर देती हूँ, और मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं झूठ बोलकर काम से जी चुराऊं। और मेरी माँ को सचमुच मेरी जरूरत है, इसलिए मैं हर महीने मायके जाती हूँ। कौशल्या जी बोली, बहू ये रोने का ड्रामा तुम अपनी माँ के पास ही जाकर करो। हर बार ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम मायके चली जाती हो। इस बार कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मायके जाना है ना, तो अंतिम बार अनुमति दे देती हूँ, इसलिए इस बार सब काम निपटा कर आना। अगर तुम्हारी माँ इतनी ही बीमार रहती है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो, ताकि तुम्हारी हर महीने की समस्या खत्म हो जाए। यहाँ हर बार ये नाटक नहीं चलेगा। माया बोली, जी माँ जी, इस बार क्या करना है ये मैं देख लूंगी। माया ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और अपने मायके चल दी। माया का मायका ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में माया के कानों में कौशल्या जी का एक एक शब्द गूंज रहा था और वो सोचने लगी, कितना आसान है सासू माँ के लिए ये कहना कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, मगर भला मेरे जिंदा होते हुए मेरी माँ वृद्धाश्रम क्यों जाएंगी। मैं मेरी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती। क्या बेटी का अपने माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं होता। शादी हो गई तो मतलब वो मायका भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए। माया इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि बस कंडक्टर की आवाज उसके कानों में गूंजी। माया के मायके का शहर आ चुका था। जब माया मायके पहुंची तो देखा माँ सोई हुई थी, बिल्कुल निढाल सी। माया बोली, माँ तुमने दवाई खाई। माया को देखकर दमयंती जी की जान में जान आ गई। उन्होंने जैसे तैसे जबान खोली और धीरे से बोली, बेटा कब से राह देख रही थी तुम्हारी। माया बोली, हाँ माँ मैं भी जल्दी ही आना चाहती थी, मगर आप तो जानती हैं ससुराल की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती। चलिए हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। कहकर माया दमयंती जी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद माया से कहा, दमयंती जी का अकेले रहना अब ठीक नहीं है माया। इनका ब्लड प्रेशर इस बार इतना बढ़ गया था कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता था। तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोई भी एक इंसान इनके आसपास होना अति आवश्यक है ताकि वो इनका ध्यान रख सके, वरना कल को कुछ भी हो सकता है। माया घर आकर मंदिर में बैठकर बोली, हे भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। कैसे 2 राहों पर आकर खड़ी हो गई हूँ मैं। एक तरफ ससुराल की बेड़ियां और दूसरी तरफ मेरी जन्मदाता मेरी माँ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ माया के आगे सुबोध और सास कौशल्या जी की कड़वी बातें थी और दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ। ससुराल से इतने कड़वे शब्द सुनकर आई माया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर इस बार उसका फैसला लेना जरूरी था। माया ने सोच लिया था उसे क्या करना है। अगर ऐसे हालातों में उसे किसी एक को चुनना पड़ा तो वो क्या करेगी। मायके आए माया को अभी 3 दिन हुए ही थे कि सुबोध का फोन आ गया। वो बोला, माया तुम 3 दिन बोलकर गई थी और आज 3 दिन हो गए, तुम वापस कब आ रही हो। यहाँ माँ गुस्सा कर रही है। माँ कह रही थी इस बार तुम कोई बड़ा फैसला लेकर ही लौटोगी ताकि हम सभी को हर महीने की तकलीफ से छुटकारा मिले। माया बोली, सुबोध माँ का ब्लड प्रेशर इस बार बहुत बढ़ गया था। अब माँ को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। सुबोध बोला, माया माँ को तुम इस बार वृद्धाश्रम छोड़ आना ताकि हर महीने तुम्हें तुम्हारे मायके ना जाना पड़े। सुबोध मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे हर महीने
मायके ना आना पड़े, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं मेरी माँ को अपने साथ वहाँ लेकर आ रही हूँ, ताकि मैं ससुराल की जिम्मेदारियां भी निभा पाऊँ और मेरी माँ का भी ध्यान रख पाऊँ। सुबोध बोला, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो तुम माया? तुमने मेरी माँ से अनुमति ले ली क्या, जो तुम अपनी माँ को यहाँ ला रही हो? माँ को पता चला तो वो और गुस्सा हो जाएंगी। माया बोली, सुबोध, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ जी को जो बोलना है बोलने दो, मगर इस बार मेरा ये आखिरी फैसला है। कौशल्या जी बेटे बहू का सारा वार्तालाप सुन चुकी थी। उन्होंने सुबोध से फोन मांगा। सुबोध ने फोन कौशल्या जी को पकड़ा दिया तो कौशल्या जी बोली, बहू, अपनी माँ को यहाँ लाना चाहती हो तुम जानती भी हो समाज क्या कहेगा, हमारी बदनामी होगी सो अलग। भला लड़की की माँ उसके भरे पूरे ससुराल में कैसे रह सकती है? मुझे लगा था तुम समझदार हो, अपनी माँ के हित के लिए कोई ऐसा फैसला लोगी जिससे तुम्हारे ससुराल में भी कोई परेशानी ना आए और तुम्हारी माँ का भी जीवन सुखमय बने, मगर तुम तो अपनी माँ को यहाँ लाने की बात कर रही हो। पहले से यहाँ हम इतने लोग हैं और भला बेटियों की माएं ससुराल में शोभा देती हैं क्या? आज माया भी चुप रहने वाली नहीं थी। वो बोली, हाँ माँ जी, शादीशुदा बेटी मायके में अपनी माँ की सेवा करते शोभा नहीं देती। बेटी की माँ अकेली और बीमार होने के बावजूद वो बेटी के ससुराल में शोभा नहीं देती, तो शोभा देता क्या है वो भी अब बता दीजिए। कौशल्या जी बोली, बहू, ये मत भूलो कि तुम अपनी सास से बात कर रही हो। माया बोली, माँ जी, ये बात तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि आपने हमेशा अपना सास रूपी रौद्र रूप मुझे दिखाया है। और माँ जी, जब दो बहुएं अलग अलग परिवार से होने के बावजूद भी एक ही घर में रह सकती हैं, तो दो माएं क्यों नहीं? मैं जितना सहती आई हूँ उतना आपने मुझे कठपुतली बनाकर रख दिया है। मेरी अपनी माँ की खराब तबीयत होने के बावजूद मुझे हर पल आपसे और सुबोध से अनुमति लेनी पड़ती है, और आप अनुमति देती हैं तब कहीं जाकर मुझे मायके आने को मिलता है। मैं भी इन बेड़ियों से आजाद होना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी माँ के प्रति मेरे अधूरे फर्ज को निभा पाऊँ। माँ जी, एक माता पिता बड़े अरमानों से अपनी बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में सौंपते हैं। वे चाहते हैं कि उसे वो लड़का और उसके घर वाले बहुत प्यार दें, ताकि उसे कभी मायके की याद ना सताए। मगर वे बेचारे कहाँ जानते हैं कि ससुराल वाले उनकी बेटी को पल पल का मोहताज बना देते हैं। उसके मायके आने पर ही रोक टोक लगा देते हैं, ऐसे हक जताते हैं जैसे वो उनकी बेटी नहीं कोई वस्तु हो जिसे वो खरीद कर लाए हो। और अब बहू को वही सब कुछ करना होगा जो वे चाहते हैं। बहू की अपनी इच्छाओं भावनाओं सभी के परे बस उस पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। चाहे बहू की इच्छा हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस छाती ठोक कर हक जमाना आता है कि हम ससुराल वाले हैं। ये जवाब सुनकर कौशल्या जी के तो मानो होंठ ही सिल गए। वे कुछ बोलती कि उससे पहले माया बोली, और अगर आपको अब भी ऐतराज है तो मैं मेरी माँ की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं मायके में रह जाती हूँ और मेरे बच्चों को भी यहीं ले आती हूँ, ताकि आप लोगों को बच्चों की भी टेंशन ना हो। कौशल्या जी बोली, पागल मत बनो माया, सुबोध का क्या होगा? क्या मैं इसी दिन के लिए तुमको बहू बनाकर लाई थी ताकि आगे जाकर तुम मेरे बेटे को ही अकेला कर दो? माया बोली, जो पति मेरी माँ और उनकी माँ में फर्क समझता हो, ऐसे पति के साथ रहकर क्या मतलब? जब एक बेटी बहू बनती है तो वो अपने फर्ज बखूबी निभाती है, मगर जब एक बेटा दामाद बनता है तो क्या उसका कोई फर्ज नहीं होता? सिर्फ अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाना क्या यही बेटे का फर्ज होता है? क्या सुबोध की आंखों पर पट्टी लगी है? क्या वो सही गलत नहीं देख सकता? इतने सालों में अगर सुबोध अब तक मेरी भावनाएं नहीं समझ सकते तो मैं भला क्यों उनके बारे में सोचूं? मैं भी थक गई हूँ सभी के इशारों पर नाचते हुए। अब मुझसे ये सब और नहीं हो पाएगा। फोन स्पीकर पर ही था, सुबोध भी सब सुन चुका था। सुबोध बोला, माया, तुम कल ही अपनी माँ को लेकर आ जाओ, अभी उन्हें हमारी जरूरत है, बाकी सारा इंतजाम मैं करवा दूंगा। मुझे माफ कर दो माया, तुम्हारी माँ ने मुझे हमेशा अपने बेटे सा मान सम्मान और प्यार दिया, मगर मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारी माँ का हमेशा अपमान किया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी माँ और मेरी माँ में मैं कोई फर्क नहीं समझूंगा। माया अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल आ गई। वहाँ आकर देखा तो सुबोध ने बगल वाला कमरा माँ के रहने के लिए साफ करवा दिया था। माया को पहली बार आज खुशी हुई थी कि सुबोध ने उसकी माँ के लिए कुछ तो किया। माया माँ को कमरे में बिठाकर ससुराल की जिम्मेदारियों में लग गई और माँ का भी समय समय पर आकर ध्यान रखने लगी। कितनी सुहानी सुबह थी वो, जब माया अपने मायके के फर्ज और ससुराल की जिम्मेदारियां दोनों एक साथ निभा पा रही थी। दोस्तों,
एक औरत आखिर चाहती ही क्या है? बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से परे वो तो बस इतना ही चाहती है कि वो ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मायके का फर्ज भी निभा सके और उसका पति और ससुराल वाले उसके इस फैसले में हमेशा उसका साथ दे।